नशेबाजी से बचिए, दूसरा इश्कबाजी से बचिए, तीसरा अपने क्राफ्ट पर काम कीजिए। तो साधु और अभिनेता एक होता है, चाहे जॉइंट पीते हैं, चाहे वो ड्रिंक पीते हैं, चाहे सिगरेट के आदी हैं, नशा आपको हार्म करता है। जो लोग चाहते हैं या सोच रहे हैं मुंबई आने का, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपको बता दूं कि एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। एक्टिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता, लेकिन सीखी जाती है। तो अभी क्या यूथ भटका हुआ यहाँ है कि वो अध कचरा वाला है, वो वेस्ट के पीछे दौड़ रहा है। मुंबई में अभी बहुत काम है, बहुत सारी वेब सीरीज बन रही हैं, बहुत सारे सीरियल बन रहे हैं, बहुत सारी फिल्म बन रही है, अभी बहुत मौका है। तो जी, अब मुंबई में मैं जहाँ पर आया हुआ हूँ एक्टर्स के बीच में, वहाँ पर उन एक्टर्स को जो तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं और उनके जौहर को, एक्टिंग के फ़न को जो और निखारते हैं, तराशते हैं और उनको पॉलिश करके एक बेहतर इंसान के साथ बेहतर एक्टर बन के उनको एक्टिंग के फील्ड में बाहर दुनिया में छोड़ते हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। बहुत ही प्रख्यात मुंबई में पर्सनालिटी हैं, उनका नाम है मिस्टर देव फौजदार और वो 14 साल से एक्टर्स को तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। बहुत सारे उनको अप्रिसिएशंस मिल चुके हैं सरकारी और गैर सरकारी तरफ से, इंडस्ट्री में से। दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार भी उनको 2023 में नवाजा गया है। तो मैं बहुत अपने को खुशकिस्मत महसूस करता हूँ, ऐसी पर्सनालिटी से मुझे रूबरू होने का मौका मिला है और आप लोगों को मिलाने का मौका मिला है। और मैं देव जी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, पहले तो आपको स्वागत करता हूँ ये मुंबई मेरी जान के स्पेशल एपिसोड में। सर बहुत बहुत धन्यवाद वीरे, बहुत ज़्यादा इतनी बातें जो आपने बोली, इतनी महिमा जो बताई, वैसा कुछ नहीं है। सीधे सरल शब्दों में कहें तो एक सीधे साधे रंगकर्मी हैं हम, और बस रंगकर्म किए जा रहे हैं। हमने ये सीखा है कि जिस पेड़ में फल लगा होता है वो झुक के खड़ा होता है, तो आपकी हम्बलनेस को इसीलिए मैं ऐसे तारीफ़ करूँगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आपसे मिलके। तो आप कुछ बताइए कि आप ये नाट्य किरण मंच जो चलाते हैं, ये 14 साल से चला रहे हैं, राइट? जी हाँ, 14 वर्ष से हम लगातार नाट्य किरण मंच चला रहे हैं। और मुंबई में जब हमने शुरुआत की थी तो यंग में अगर देखा जाए तो यंग में और कोई नहीं था, तो मेरे लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए थे। और अगर हम आराम नगर की बात करें तो आराम नगर में तो दूर दूर तक कोई भी स्टूडियो या कोई भी थिएटर ग्रुप नहीं था। अच्छा, तब से इनिशियल फेज में जब कोई रंगमंच आया तो आपने स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि आपने कैसे एक्टिंग को इवॉल्व होते हुए और एक्टर्स के एटीट्यूड को इवॉल्व होते हुए देखा? जो आपके पास 5 साल पहले बच्चे आते थे या 10 साल पहले आते थे, उनकी और आज के बच्चों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? प्लस वाला भी फ़र्क और माइनस वाला भी फ़र्क? अगर बिफोर कोरोना अगर हम बात करें तो पहले की स्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। बहुत ज़्यादा धैर्य था लोगों में। लेकिन आफ्टर कोरोना मैंने एक चीज़ बहुत महसूस की है कि अब, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन मोड से लोग गुजरे, तो पहले जो पढ़ाने का तरीका था, जो समझाने का तरीका था, जिस तरह हम डांट देते थे या जिस तरह के पहले स्टूडेंट थे जिस तरह सुन लेते थे, अभी के बच्चों में वो संस्कार बहुत कम है। अच्छा, इम्पेशेंट ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो 3 साल उनके जीवन का रहा है ना, जब वो घर पे रहे, हालांकि उस दरमियान उन्होंने घर वालों से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी की है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद उनको लगता है कि 3 साल लाइफ में बर्बाद हुए, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि वो मुझे लगता है हर एक इंसान की, मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी पर्सनल ग्रोथ के वो 3 साल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे जब कोरोना था। मैं इंटरनल बहुत वर्क किया। अरे भाई, ये तो इस बात से तो मैं भी बिल्कुल ताल्लुक़ रखता हूँ। लॉकडाउन का टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिच पीरियड था, क्योंकि मैंने ऐसे फील्ड्स की, ऐसी चीज़ों की रिसर्च की जो मैंने कभी नहीं की थी। 4 बुक्स पढ़ी जो मैं कभी नहीं पढ़ पाया। वाह। और मैंने भी उस समय एक बुक लिखी, अंदाज़े आज़ाद। जितना हमारा बस है हम पढ़ सके, आपने लिख दी। अब वो मौका था, क्योंकि मैं बार बार सोचता था पढ़ना है लिखना है, लेकिन पढ़ना लिखना हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जीविका के चक्कर में हम मुंबई में पढ़ना लिखना भूल जाते हैं। मुंबई में सरवाइव करना अपने आप में बहुत बड़ा स्किल या बहुत बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन थिएटर में एक कमाल की बात एक और है, बहुत सारे लोग बोलते रहते कि थिएटर गरीबों का होता है, लेकिन मैं उन सारे लोगों को बता दूं, थिएटर गरीबों के लिए नहीं है। थिएटर तो अपने आप में बहुत बड़ा धन है, और मैं तो कहूँगा एक्टिंग की नींव है थिएटर। ट्रू। तो थिएटर वाला गरीब कैसे हो सकता है? तो मैंने ये जाना, थिएटर करते करते ही मैं अपनी जीविका चला रहा हूँ, थिएटर करते करते ही मैं पूरा इंडिया घूम रहा हूँ, थिएटर करते करते अब मैं वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ, थिएटर करते करते मेरी सारी सुख सुविधाएं मेरे जीवन में आ गई हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि थिएटर को लोग जो गाली देते हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है,
थिएटर से एक्टर निकल कर नहीं जा सकता, या थिएटर लाउड होता है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार लेने वाले थिएटर वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा फिल्म या वेब में काम करने वाले थिएटर वाले लोग हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो विदाउट थिएटर हॉलीवुड में लेते नहीं हैं। एक और मुख्य बात है कि वहाँ सिलेबस का हिस्सा है थिएटर, मतलब आपको फर्स्ट क्लास से ही थिएटर करना होगा। इंडिया में ग्रेजुएशन के बाद पता चलता है कि कोई थिएटर वाली भी कोई चीज़ है, तो हम लोग उनको छू भी नहीं पाते। उसके बाद एक और स्कैम चला हुआ है इंडिया में कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग दोनों अलग अलग होती है। एक्टिंग तो एक्टिंग है ना, आपको समझना होगा कि जब आपके पास माइक यहाँ लगा हुआ है तो आपको कितनी आवाज़ में बात करनी है। अगर ऑडियंस दूर है थिएटर में तो आपको तब कैसे बात करनी है। कैमरा मेरे पास लगा हुआ है तो मुझे कितना अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है, कितना अपनी बॉडी को इस्तेमाल करना है। कैमरा अगर दूर है या फिर कहें कि ऑडियंस दूर है तो मुझे थोड़ा लार्जन देन लार्जन करना पड़ेगा। तो हम भूल जाते हैं कि अंतर कुछ नहीं है, इमोशन सेम होगा, करेक्टराइजेशन सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस उसकी डिग्री घट या बढ़ जाएगी। थिएटर और कैमरा में अंतर सिर्फ इतना बार होता है, बट हमको मतलब उस तरह हमारा जो माध्यम है उसके हिसाब से हमारा संदेश देने का तरीका बदल जाएगा। संदेश वही है। अभी आप हम लोग पास में हैं, माइक हमारे पास में है, तो मैं बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा लाउड बोलूँगा तो आवाज़ फट जाएगी, बस सीधा सा है। तो उतना बार समझना होता है। थिएटर और कैमरा में कोई अंतर नहीं है, बट कैमरा के नाम से क्या होता है, जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, हालांकि ठीक है हम उनको कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, तो कैमरा के नाम से वो स्टूडेंट से धन खूब अच्छा बटोर पाते हैं। तो देव जी, मैं तो बहुत काबिल तारीफ बात मानता हूँ कि इस बात से हम लोग डाइवर्ट होकर बहुत ही यूज़फुल और यूटिलिटी वाली बात पर आ गए कि थिएटर को कैसे लोग कम आंकते हैं और किस तरह से थिएटर और जो कैमरे के सामने की एक्टिंग का फ़र्क है वो कोई फ़र्क है नहीं, सिर्फ दिमाग का फ़र्क है और मीडियम का फ़र्क है। अब देखिए ना, कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कभी कैमरा एक्टिंग का कोर्स नहीं किया, राजकुमार राव ने चलो FTI किया, इसके अलावा आप पंकज त्रिपाठी सर की बात कर लें, इरफान खान सर की बात कर लें, मनोज वाजपेयी सर की बात कर लें, कभी भी उन्होंने कोई कैमरा एक्टिंग का कोर्स थोड़ी किया था, सिर्फ थिएटर किया था। बट एक समझ थी उनके अंदर, एक समझदारी थी कि कैमरा एक्टिंग के लिए उनको किस तरह अपनी बात को एक्सप्रेस करना है। एक कमाल की चीज़ लिखी हुई है नाट्य शास्त्र में, उसमें लिखा हुआ है कि अभिनय ना थिएटर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमानों का खेल है, मूर्खों का खेल नहीं है। समझ पाएंगे तो सीधा सा है, तो समझ की बात है। और हॉलीवुड में तो विदाउट थिएटर लेते ही नहीं है। अच्छा, कमाल की बात है, मेरा एक भतीजा वहाँ है, पहली क्लास में पढ़ता है, उससे सवाल पूछा गया कि थिएटर क्या होता है। हमारे यहाँ तो ग्रेजुएशन के बाद हमको पता चलता है कि थिएटर क्या होता है, और यहाँ फिर बहुत सारे मिथक फैला दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो नाट्यकरण मंच जो वर्क कर रहा है, या जितने भी रंगकर्मी मुंबई में वर्क कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि आज जो जिस दौर से सिनेमा और थिएटर की बात हम करते हैं, तो थिएटर कंपटीशन में आकर खड़ा हो गया पूरी तरह से। मतलब टक्कर दे रहा है, पूरी तरह से अभी आज के समय में बिल्कुल। एक समय था जब थिएटर को बहुत गरीबों का, बहुत दयनीय स्थिति में माना जाता था, लेकिन आज मुंबई में मैं देख रहा हूँ, आराम नगर की अगर आप बात करें तो 38 ग्रुप काम करते हैं आराम नगर में, थिएटर ग्रुप, और सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उसको वेल डिजर्व जो रिकॉग्निशन और इम्पोर्टेंस थी वो अब मिलनी शुरू हो गई है थिएटर वालों को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब मैं आया था आराम नगर में एक भी थिएटर ग्रुप नहीं था। यंग में मकरंद देशपांडे सर, ओम कटारे सर, मानव कौल सर, नादिरा जहीर बब्बर जी, दिनेश ठाकुर जी, इन सब के ग्रुप बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे थे, लेकिन यंग में कोई भी नहीं था। क्योंकि हौसला ही नहीं कर पाते थे, बिल्कुल हौसला ही नहीं कर पाते थे। अभी जिस तरह से आराम नगर में काम हो रहा है और इतना क्रिएटिव काम हो रहा है, मैं सारे यूथ के नाटक देखने जाता हूँ, हर सैटरडे संडे देखने जाता हूँ। जब भी मुझे पता लगता है कि आराम नगर में यहाँ ये नाटक लगा हुआ है, तो मैं पाता हूँ कि अरे बाप रे, इतने अच्छे नाटक कर रहे हैं। एक अभी लास्ट मैंने देखा था पटना का सुपर हीरो, एक नाटक, माय गॉड कितना क्रिएटिव वर्क, यंग लड़का है, ज़्यादा से ज़्यादा 27 से 28 साल का होगा, कमाल वर्क। यानी कि यूथ में बहुत ताकत है, बट पहले जो सीनियर थे वो यूथ को आगे ही नहीं आने देते थे।
अभी का समय ऐसा है कि सीनियर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे आर नगर की बात करें तो जयंत देशमुख जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं थिएटर को, आलोक चटर्जी सर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सुरेश भारद्वाज जी, ये सारे लोग यूथ को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूथ के पास बहुत मौका है अभी इस मतलब समय। अब यूथ के पास जो टैलेंट था उसके साथ संसाधन और सपोर्ट दोनों मिल गए हैं उनको, इसलिए बेहतर और बड़े लेवल पे परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और देव जी, आपसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये जानना चाहूँगा जी, जो लोग एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो लोग चाहते हैं या सोच रहे हैं मुंबई आने का, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तैयारी के साथ आएँ और किस अप्रोच के साथ आएँ अगर वो एक्टिंग के किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पे, किसी भी फील्ड में अपना कोई जगह, मुकाम या कुछ भी सपना देखते हैं, मकाम बनाना चाहते हैं तो? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप डॉक्टरी करते हैं तो डॉक्टरी के लिए आपको समय देना पड़ता है, और जब आप पास होते हैं तभी आप डॉक्टर लिख पाते हैं। ऐसे जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए आपको समय देना होता है, और किसी भी सेमेस्टर में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप इंजीनियर नहीं लिख सकते, या फिर आपको जॉब इंजीनियर की नहीं मिलेगी। ऐसे ही जब आप एक्टिंग के फील्ड में आते हैं तो एक्टिंग के फील्ड में देखो क्या है, बहुत सरल भाषा में अगर कह दिया जाए तो एक्टिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता, लेकिन सीखी जाती है। अब सीखा क्या जाता है, आप एक व्यक्ति हैं, आपका अपना एक व्यक्तित्व है, आपका एक बैकग्राउंड है, आपकी एक कास्ट है, आपका एक तरीका है बैठने का, आपका एक तरीका है चलने का, आपका एक तरीका है सोने का, आपका एक तरीका है बोलने का, उसका एक रिदम पैटर्न है, उसका एक बीट है। अब जब आप देव फौजदार का करेक्टर करेंगे तो आपको देव फौजदार के बारे में तो जानना होगा ना। देव फौजदार बैठते कैसे हैं, ऑब्जर्व करें, बिल्कुल, रिसर्च करें। देव फौजदार चलते कैसे हैं, देव फौजदार बोलते कैसे हैं, देव फौजदार का बैकग्राउंड क्या है। तो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं एक एक्टर की, तो ट्रेनिंग में उसको चलना, बैठना, उठना, बोलना, एक्सप्रेस करना। बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों के अपने अपना जीवन का एक स्थायी भाव होता है, किसी का रौद्र रस ज़्यादा होता है, किसी के अंदर हास्य रस ज़्यादा होता है, हंसता रहता है, किसी के अंदर श्रृंगार रस ज़्यादा होता है। तो आपकी आइडेंटिटी आपके रस से देखते हैं, उससे आपके फेस के एक्सप्रेशन बनते हैं। जैसे अगर हम भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह वीर रस, तो वो वीर रस कैसे बना, तो उस वीर रस की कहानी है उनके बचपन से जुड़ी हुई है, उनके बैकग्राउंड से जुड़ी हुई है, उनके स्थायी उनकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, वहाँ गतिविधियाँ क्या थी, उन्होंने क्या देखा, जलियांवाला बाग कांड हुआ तो क्या हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ तो क्या हुआ, उनके पिताजी किशन सिंह किस तरह एक्टिविटीज़ करते थे, उनके चाचा अजीत सिंह कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो बचपन से उन्होंने एक वीरता का भाव अपने जीवन में देखा, और मरते दम तक, आखिरी दम तक भी उन्होंने बोला कि हमारा मरना ज़रूरी है, क्योंकि तभी देश में इंकलाब आएगा, क्योंकि ये देश ना सोते हुए लोगों का देश है। तो आखिरी समय भी उनकी वीरता रही। तो जब हम उनका चित्र बनाते हैं तो वीर रस बनाते हैं। अगर हमने श्रृंगार फेस बना दिया तो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि आपका फेस आपकी आइडेंटिटी होता है। लेकिन जब हम एक एक्टर की बात करें तो एक्टर की आइडेंटिटी क्या होगी, तो न्यूट्रल फेस हो जिसमें सारे भाव आ पाए। कौन सा फेस? न्यूट्रल फेस, जिससे सारे भाव आ पाए। हाँ, मतलब श्रृंगार रस लाना तो श्रृंगार रस आए, और न्यूट्रल फेस तो फिर जो चीज़ उसको, जो कुदरतन उसका फेस है वो तो वही रहेगा ना। फेस वही रहेगा, एक्सप्रेशन हमारे, जैसे आपके चेहरे पर अभी फेस बिल्कुल हास्य रस वाले हैं। अच्छा। तो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जी। तो जो जिस तरह से हम सुबह से लेकर शाम तक जो रस ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ में होता है, उससे हमारे सेल्स, जिन्हें मृत कोशिकाएं बोलते हैं, वहाँ वो जम जाता है। तो मिट्टी को एक शेप दे दिया जाता है, फिर वो वैसा ही बन जाता है। कुम्हार जैसे मिट्टी को चढ़ाता है, उस पर ढल जाता है, फिर वो पक्की मिट्टी हो जाती है। तो इसको कच्ची मिट्टी करना है, जिससे आराम से फेस पे सारी चीज़ें आ जाएं। बहुत बार क्या होता है, हम दिल में तो सोच पाते हैं, गुस्सा दिल में आ रहा है लेकिन फेस पे नहीं आता, हम हंस तो दिल में रहे लेकिन फेस पे नहीं आता। हाँ, मुझे गुस्सा फेस पे नहीं आता, मैं दिल में गुस्सा हो जाऊँ। यस, लेकिन फेस पे भी आना चाहिए, लेकिन फेस पे भी तो आना चाहिए। फेस पे इसलिए नहीं आता आपके, क्योंकि वो आपकी मृत कोशिकाएं जो हैं, सेल्स जो हैं, वो आपके हास्य रस में ढल गए। अच्छा। यस, तो पक्के हो गए। अच्छा। उनके लिए उनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फेस की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बहुत सारी, तो फिर वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसलिए सारी इमोशन की एक्सरसाइज, वॉइस की एक्सरसाइज। तो ये तो बहुत, मतलब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो एक एक्टर को एक्टर बनाने के लिए प्रिपरेशन में जाती है। तो इसका मतलब एक्टर को तैयारी और किसी भी ग्रुप से ज़रूर सीखना चाहिए एक्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे एक कच्ची मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी को बहुत चिकना किया जाता है, तब जाके कुम्हार उसको एक शेप दे पाता है। फिर उस मिट्टी को फिर से तोड़ा जाता है, फिर से पानी डाला जाता है, फिर से चिकनी की जाती है, फिर से एक शेप देता है। वैसे ही जब हम अभिनेता बनने की तरफ बढ़ते हैं तो पहले हमारा मन, शरीर, इन सबको भी बहुत फ्लेक्सिबल करना होता है। क्योंकि मान लो मैं कास्ट, मेरी जाट है, मैं जाट हूँ, अब मुझे करेक्टर करना है किसी और कास्ट का,
तो जो मेरी एक जाट का अपना एक सोच संस्कार है, जो सोच संस्कार में लेके पैदा हुआ है, अब मुझे पहले उसे त्यागना पड़ेगा और फिर उसकी तरफ दूसरी तरफ ढलना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही है। मान लो ये एक बर्तन है, इस बर्तन में पानी है, क्योंकि पात्र बोला गया है अभिनेता को, पानी है। आपको अब दूध पीना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको खाली करना पड़ेगा, पहले खाली करना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद दूध डाला जाएगा। अब अगर आपको शहद पीना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको खाली करेंगे, पहले उसको खाली करना पड़ेगा। तो ये जो खाली करना है वो खाली कैसे करें? मतलब अपने को कैसे भूलें ताकि किसी और के यस, रोल में आ पाएं। तो बॉडी से हम खाली करते हैं, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर हमारा बदलता है, बॉडी लैंग्वेज बदलती है, भाषा है, बॉडी आपका बैठना बता देता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपका चलना बता देता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो अपने आप में भाषा है, बॉडी लैंग्वेज। तो उस पर तो आपको काम करना पड़ेगा, उसको अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, उसको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। ऐसे ही वॉइस, हर एक व्यक्ति अलग अलग जगह से बोलता है। कोई जो वीर रस वाला व्यक्ति होता है उसकी आवाज़ बिल्कुल टोन क्वालिटी अलग होती है, तो वो व्यक्ति अलग कैसे बोले, कहाँ से बोले, तो हमको तो काम तो करना पड़ेगा ना अपनी टोनल क्वालिटी पे। ये एक्टर ने सीखा होगा, उसको पता होगा, तब वो कभी इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तभी कर पाएगा। मतलब सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ही दिखोगे। जैसे मैं मानता हूँ कला एक साधना है, जैसे म्यूज़िक साधना है, हम लोग अभ्यास करते हैं, रियाज करते हैं, उसी तरह से एक्टिंग भी एक साधना है, एक कला है। तो उसके भी कुछ फॉर्म्स ऑफ रियाज होंगे। बिल्कुल, देखो क्या होता है कि बिल्कुल साधु और अभिनेता एक होता है। साधु क्या करता है? साधु का मतलब वही साध लिया है जिसने, साध लेता है हाँ, साधना का मतलब कंट्रोल करना है, बेसिकली इंग्लिश के शब्दों में कहें तो। साधु मतलब उसने अपने आप को किस रूप में साधा है? बॉडी से रीढ़ की हड्डी को सीधा करके हमेशा मेडिटेशन करता है वो, और अपने मन से, अपने इमोशन से, उसके अंदर भावनाएं नहीं आती, ठीक है ना। तो भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश, कंट्रोल करता है, सीख लेता है, वही साधता है। वही साधना एक एक्टर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मंच पे उसको एक्सप्रेस करना है दूसरे की भावनाओं को। अगर उसको वो कंट्रोल करना नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, जो उसका व्यक्तित्व है वो ना दिखे। इसलिए एक शब्द दिया गया है नाट्य शास्त्र में जिसका नाम है भावानुकीर्तन, यानी कि भावों का रिपिटेशन करना। आप अपने भावों को इस तरह कंट्रोल करें कि आप अगर हंसने वाली स्थिति में, आपके जीवन में हास्य चल रहा है, आप उस समय भी रो सकें, आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर वो रोना आ सके। अगर आपके जीवन में करुण दुख चल रहा है, आप उस समय हंस सकें, तभी तो आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो यानी कि एक एक्टर भी साधक होता है और उसको बहुत साधना करनी होती है। योग, जैसे साधु लोग योग करते हैं, वैसे ही अभिनेता को योग करना है। योग का मतलब होता है जोड़, साधु भी जोड़ते हैं। योग का उद्देश्य है आत्मा से परमात्मा का मिलन, ऐसा साधु लोग बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी इसके डेप्थ में जाएंगे तो आत्मा से परमात्मा का मिलन पहले तो समझना होगा योग क्या है। तो योग 3 चीज़ों से मिलकर बना है: शरीर, प्राणायाम, ब्रीथ, और ध्यान, आपका मन। इन तीनों के चीज़ों के जोड़ को हम योग बोलते हैं, ठीक है ना। योग का उद्देश्य है आत्मा से परमात्मा का मिलन। आत्मा कौन? मैं। परमात्मा कौन? आप। मैं मन से, शरीर से और ब्रीथ से अगर आपसे कनेक्ट हो पाता हूँ तो वही आत्मा से परमात्मा का मिलन है। एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। सामने वाले बंदे को, जिसको इमोट उसने करना है, जिसकी तरह बनना है, उसको समझे, यस, उससे कनेक्ट होगा, तभी वो धारा प्रवाह उस तरह से बिल्कुल बिल्कुल उसको इमोट बिल्कुल कर बिल्कुल। तो वैसे ही उसके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया स्टानिस्लॉवस्की ने, जैसे बोला एंट्री इनटू द करेक्टर, वैसे ही हज़ारों साल पहले हमारे यहाँ लिख दिया गया परकाया प्रवेश, और उसके लिए हमें 8 अष्टांग योग बोला गया। हाँ, परकाय प्रवेश हमारे यहाँ बहुत समय से होता था। हमारे यहाँ एक योग है जिसको बोलते हैं अष्टांग योग, जो हमारे नियम से लेके हमारे लास्ट साधना तक जाता है। लास्ट साधना है समाधि। समाधि मतलब वही करेक्टर बन जाना। तो वही प्रोसेस स्टानिस्लॉवस्की ने अभी बताया, 1000 साल पहले हमने बता दिया। तो अभी क्या यूथ भटका हुआ यहाँ है कि वो अध कचरा वाला है, वो वेस्ट के पीछे दौड़ रहा है, भारतीयता को छोड़ नहीं पा रहा है। आपकी बातों से मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैं ये सार निकालूं तो गलत नहीं होगा कि वेस्टर्न आर्ट कल्चर से ज़्यादा डेवलप्ड, ज़्यादा डीप
हम लोगों का इंडियन आर्टिस्टिक और नाट्य शास्त्र है। बिल्कुल, क्योंकि जड़ बहुत रही है, 1000 साल पुराना नाट्य शास्त्र है। चाइना में एक प्रतिलिपि मिली, अफगानिस्तान में एक प्रतिलिपि मिली, और क्या नहीं है नाट्य शास्त्र में, गीत संगीत अभिनय क्या नहीं है। आप किस तरह बैठे हुए, इस सब मुद्राओं के बारे में पूरा लिखा हुआ। आप किस तरह सोचते हैं, एक नारी किस तरह सोचती है, एक पुरुष किस तरह सोचता है, नायक के गुण क्या क्या होने चाहिए, नायिका के गुण क्या क्या होने चाहिए, सारी चीज़ें, स्थायी भाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, इतनी डिटेलिंग है कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से उसको अध्ययन कर ले तो जादू हो जाए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा आप सबसे कि देव सर से इतनी देर बात करके मुझे ऐसा लग रहा है इतना सारा यूटिलिटी वाला डेटा डाउनलोड हो गया, और मुझे रियलाइज़ भी हो रहा है कि एक एक्टर को, मैं तो मतलब ऑस्ट्रक हो गया कि कितनी चीज़ें जानना लाजमी है, ज़रूरी है, और इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एन एक्टर टू अंडरगो अ प्रॉपर ट्रेनिंग। हाँ, एक खास बात जो आपने पूछा था कि एक्टर यहाँ जो आते हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेहनत तो है ही, कर वो थिएटर करें, किसी भी थिएटर ग्रुप से, किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखें, अच्छी बात है, एनएसडी की तैयारी करें, एफटीआई करें, लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनका व्यवहार। मुंबई में अभी बहुत काम है, बहुत सारी वेब सीरीज बन रही हैं, बहुत सारे सीरियल बन रहे हैं, बहुत सारी फिल्म बन रही है, अभी बहुत मौका है, बट 3-4 चीज़ें हैं जो यहाँ मुंबई में नाकामयाब करती हैं एक एक्टर को। पहला है नशा, किसी भी तरह का नशा। अच्छा, यहाँ बिल्कुल नशा तो एक्टर कहते हैं, हम तो ग्रूव में आते हैं नशा करने। नहीं, सबसे खतरनाक वो अपना इंसान अपना माइंड कंट्रोल। बिल्कुल। तो नशा, यहाँ जितने भी लोग जॉइंट पीते हैं मैं उनको बता दूं, चाहे जॉइंट पीते हैं, चाहे वो ड्रिंक पीते हैं, चाहे सिगरेट के आदी हैं, ये नशा आपको हार्म करता है, इंटरनल हार्म करता है, और ज़्यादा दिन आप टिक नहीं पाते। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है नशा, क्योंकि नशे की वजह से क्या होता है, सुबह जाग नहीं पाते, तो डेली का जो रूटीन है आपका योगा करने का, आपके बॉडी वर्क करने का, वॉइस पे काम करने का, छूट जाता है, और आप एक अलग जोन में रहते हो, और आपको लगता है कि आप बहुत आनंद में हो, जबकि आप आनंद में नहीं हो, आप नशे में हो। पहला। दूसरा पॉइंट है इश्कबाजी, लड़काबाजी या लड़कीबाजी। क्या होता है, ये शहर बहुत खूबसूरत शहर है, और यहाँ ना बहुत फ्रीडम मिलती है, क्योंकि घर वाले तो होते नहीं हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मुंबई शहर सबसे प्यारा शहर है, यहाँ आपको कोई भी नहीं टोकेगा, ना पड़ोसी टोकेंगे, ना रोड पर कोई व्यक्ति टोकेगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अनुशासित होने की ज़रूरत है। तो यहाँ यूथ क्या करता है कि जो टाइम तो एक ही है, तो यूथ जो जिस टाइम पे वो किताब पढ़ सकता था, जिस टाइम पर अपनी वॉइस पे काम कर सकता था, जिस टाइम पे अपने शरीर पे काम कर सकता था, उस समय वो यूथ इश्कबाजी में लगा रहता है, लड़की के साथ घूम रहा होता है, लड़के के साथ घूम रहा होता है, और फिर 6-7 महीने बाद क्या होता है कि अगर आप कामयाब नहीं होते तो वही लड़की या लड़का आपको छोड़ के चला जाता है। ये शहर बहुत अजीबोगरीब है, फिर आप टूट जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, फिर नशेबाजी करने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, एक नशेबाजी से बचिए, दूसरा इश्कबाजी से बचिए, तीसरा अपने क्राफ्ट पर काम कीजिए, क्योंकि एक मिथक जो आपके दिमाग में बिठा दिया गया है कि एक्टिंग सीखी नहीं जाती, मैं आपको बता दूं कि एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने शरीर पर कैसे काम करोगे, अपनी वॉइस पर कैसे काम करोगे, इमोशन पर कैसे काम करोगे, दूसरे करैक्टर को कैसे डिज़ाइन करोगे, तो आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। तो घर बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको घर से बाहर निकलना होगा। कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, कहीं भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए। तो 3 चीज़ें हैं जो नाकामयाब करती हैं। और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने सोशली बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। कोई भी यूथ हो या कोई भी इंसान हो, अगर नशा करेगा तो दिमाग होश में नहीं होगा, वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, ज़्यादा अपने फ्रीडम का मिसयूज़ करेगा, तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। तो आशिकी ज़्यादा कर लोगे, जब जो करना है तब करो, जब फोकस करने का टाइम है तो फोकस कीजिए। और तीसरी चीज़ आपने कही, अपने क्राफ्ट के प्रति अवेयर रहें, अपने पे काम करते रहें। तो निरंतर इंसान जो भी फील्ड में हो, लाइफ में जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी ध्येय है, उसकी तरफ आपको आगे तो बढ़ना है, लेकिन साथ साथ इंप्रूव भी करना है। कंटिन्यूअस एनहांसमेंट, इंप्रूवमेंट, नॉलेज एंड रिसर्च भी आपको गेन करना है, तभी तो आप बेहतर बनेंगे। जो आप पहले थे, जो आप कल हैं, उससे अगर आप बेहतर नहीं है तो आपके होने का क्या फ़ायदा। तो बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी और एनलाइटनिंग वाला बहुत ही अलग सा मुझे फील आया। पहली बार ऐसा कोई इंटरव्यू मैंने भी करेक्ट किया। और देव फौजदार जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया कि उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया इस बातचीत के लिए। और साथ में
जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो मुंबई में काम भी कर रहे हैं वो देख रहे होंगे, और साथ में जो मुंबई आके एक्टिंग में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो उनको बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग एक्टिंग में या एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता रहूं। तो भाई देखते रहिए, ये है मुंबई मेरी जान। मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, रतन।